9 मई 2023 पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमरान खान करप्शन के केसेस में अरेस्ट हो जाता है। वहीं इमरान खान जो कभी पाकिस्तान में करप्शन रोकने के दावे कर रहे थे, नवाज शरीफ को चोर तक बोला, लेकिन अब खुद इन्हीं इल्जामात की जद में हैं। और करप्शन की तरह इन करप्शन का नुकसान भी आम लोगों को ही सहना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, इमरान खान पे कौन से करप्शन केसेस लगे और उन केसेस में कितनी सच्चाई है। आज की वीडियो में हम इसी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। करप्शन क्यों और कैसे हुई। जुलाई 2024 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी के खिलाफ तीसरा तोशाखाना केस शुरू किया, जिसे तोशाखाना केस 2 भी कहा जाता है। 18 जुलाई 2024 को NAB ने इस नए केस में दोनों को अरेस्ट कर लिया। इस केस में गल्फ और रोलेक्स की महंगी घड़ियां, डायमंड एंड ज्वेलरी सेट शामिल थी। इसके अलावा सऊदी रॉयल फैमिली की तरफ से मिलने वाला एक बल्गरी सेट भी इस केस का हिस्सा है। NAB का इल्जाम था कि ये कीमती चीजें तोशाखाना में डिपॉजिट करवाए बगैर बेची गई या इनकी कीमत कम लगाई गई। तोशाखाना एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है जहां पर स्टेट ऑफिशियल जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को मिलने वाले फॉरेन गिफ्ट्स रखे और मैनेज किए जाते हैं। जब किसी कंट्री का लीडर किसी दूसरी कंट्री के लीडर या डेलीगेशन से गिफ्ट लेता है तो वो गिफ्ट उस शख्स की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो गिफ्ट पहले तोशाखाना में जमा होता है। अब जब आप तोशाखाना समझ चुके हो तो आप स्टोरी पर आते हैं। गिरफ्त वाद, जिसकी असली कीमत 100 मिलियन रुपीस थी, उसे सिर्फ 20 मिलियन रुपीस में बेचा गया। इल्जाम ये भी है कि अप्राइजल में कोलिजन हुई। शुरू में ये केस NAB के पास था, लेकिन सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के NAB लॉस में चेंजेस के बाद ये केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हटाकर FIA की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इमरान खान की लीगल टीम ने तमाम इल्जामात को रिजेक्ट किया। उनका कहना है कि तमाम तोहफे 2018 की तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक लिए गए थे। 2018 की तोशाखाना पॉलिसी कुछ यूं थी, इसको एग्जाम्पल से समझो। उस टाइम उस वॉच की मार्केट वैल्यू 100 रुपीस थी। अब उनको वॉच रखने के लिए रूल्स के मुताबिक 20% मतलब 20 रुपीस पे करके वो वॉच रख सकते थे, लेकिन तोशाखाना में उसकी ऑफिशियल वैल्यूएशन कम लगाई गई, मतलब रेट कम लगाई गई, सिर्फ 50 रुपीस। इससे गवर्नमेंट का लॉस हुआ और इमरान खान का पर्सनल प्रॉफिट। लेकिन इमरान खान के डिफेंस में कहा गया कि हमने जो पेमेंट की है वो बिल्कुल ठीक है, अगर वैल्यूएशन कम थी तो वो हमने डिसाइड नहीं की, मतलब रेट फिक्स करना उनका काम नहीं था बल्कि एक्सपर्ट्स का था। नवंबर 2024 में इमरान खान को इस केस में बेल मिल गई, लेकिन एक्विटल की दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई। दिसंबर 2024 में दोनों पर फॉर्मल चार्जेस लगाए गए और फराड जुर्म आयद किए गए। दूसरा केस अल कादिर ट्रस्ट केस था। ये करप्शन और इख्तियारात की नाजायज इस्तेमाल का केस है, जो UK की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से भेजी गई 190 मिलियन पाउंड, जिसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 6080 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस तक बनती है। इस केस को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मरकजी नुक्ता यूनाइटेड किंगडम से वापस आने वाली वो रकम है जो NCA ने मलिक रियाज के एसेट से सीज की थी। इस केस में इमरान खान, मलिक रियाज, बुशरा बीबी और शहजाद अकबर शामिल बताए गए हैं। ये पैसा यूनाइटेड किंगडम से आया था जब NCA ने मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड के एसेट्स को सीज किए थे। NCA के मुताबिक ये रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलनी थी, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा हुआ जो बेरिया अकाउंट के एक और केस के जुर्माने के लिए यूज होता था। 3 दिसंबर 2019 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी कैबिनेट से NCA के साथ सेटलमेंट की मंजूरी ली। कैबिनेट ने इस प्राइवेट एग्रीमेंट को अप्रूव किया। इस एग्रीमेंट की डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई और इसे एक प्राइवेट डीड के तौर पर ट्रीट किया गया। कैबिनेट डिसीजन के बाद के हफ्तों में अल कादिर ट्रस्ट बनाया गया, जिसका मकसद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी बनाना था। इस ट्रस्ट के मेंबर्स में जुल्फिकार बकरी, बाबर आजम, बुशरा बीबी और फराह खान शामिल बताए गए। मलिक रियाज ने यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए जमीन दी, जिसके बदले में उन्हें एलिजिडली कानूनी तहफ्फुज दिया गया। इस ट्रस्ट का ज़ाहिरी मकसद एजुकेशनल था। फिर 16 जनवरी 2025 को ये यूनिवर्सिटी मरियम नवाज के अंडर दी गई और उन्होंने स्पीच में कहा, और आज वो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। NAB ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की कि क्या सेटलमेंट प्रोसेस में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ है। इमरान खान और दूसरों पर यह इल्जाम है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की सूरत में गैर कानूनी फायदे लिए और मलिक रियाज की रकम को लीगल प्रोटेक्शन दी। इल्जाम ये भी है कि इस प्रोसेस की वजह से कानूनी खजाने को 190 मिलियन पाउंड यानी 6080 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये पैसे खजाने में जमा नहीं हुए। 9 मई 2023 को रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से अरेस्ट कर लिया जब वो बेल के लिए गए थे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस अरेस्ट को गैर कानूनी करार देकर उनकी रिहाई का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें 2 हफ्ते की बेल दी, लेकिन 17 जनवरी 2025 को अदालती फैसला आया, जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई।
इसके बाद तीसरा केस पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है। उन पैसों से रिलेटेड है जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के जरिए हासिल किए गए। ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के खिलाफ है और इस केस को फाइल करने वाला शख्स पीटीआई के पुराने मेंबर अकबर शेर बावर है। इस केस में इल्जाम है कि पीटीआई ने शेख नायान बिन मुबारक अल नहयान ओवरसीज पाकिस्तानी और उनकी कंपनी से फंड हासिल किए। इसके अलावा आरिफ नकवी का नाम भी इस केस में आता है, जिन्होंने वुडन क्रिकेट के जरिए फंड्स इकट्ठे किए जो पीटीआई को दिए गए। इल्जाम ये भी है कि ऑफशोर कंपनीज के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पीटीआई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। स्क्रूटनी रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने अपने तमाम अकाउंट्स जाहिर नहीं किए। पीटीआई ने सिर्फ 12 अकाउंट्स डिक्लेयर किए, जबकि 53 अकाउंट्स छुपाए गए। 77 अकाउंट्स में से बहुत से ईसीबी को शो नहीं किए गए। लगभग 31 करोड़ रुपए से ज्यादा के डोनेशंस भी डिक्लेयर नहीं किए गए। रिपोर्ट में ये बात कंफर्म हुई कि पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनी से फंड्स लिए और कई अकाउंट छुपाए। स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई को 1.64 बिलियन रुपीस मिले, लेकिन पीटीआई ने सिर्फ 1.33 बिलियन रुपीस डिक्लेयर किए। इस तरह लगभग 31 करोड़ रुपए का फर्क सामने आया। 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि पीटीआई पर प्रोहिबिटेड फंड के इल्जाम साबित हो गए हैं। इस फैसले में पीटीआई को शोकेस नोटिस दिया गया कि अपना जवाब दे कि उनके पैसे क्यों न जब्त कर लिए जाएं, और केस को अगले फैसले के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भेज दिया गया। इमरान खान का कहना है कि फंड्स 2012 में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इकट्ठे किए थे। उनका ये भी कहना है कि फंडिंग पर पाबंदी का ला 2017 में बना और ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग पर कोई डायरेक्ट पाबंदी नहीं है। 18 मई 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा कि इस केस का फैसला सुनाने में 8 साल की इतनी लंबी डिले क्यों हुई। स्क्रूटनी कमेटी ने कई रिपोर्ट्स पेश किए, जिनमें आखिरी रिपोर्ट 30 नवंबर 2021 को दी गई। 15 जून 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ने पीटीआई को वकला की दरखास्त पर इस केस का नाम फॉरेन फंडिंग से बदलकर प्रोहिबिटेड फंडिंग रखने का हुक्म दिया। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक आरिफ नकवी के चैरिटी क्रिकेट मैच की इनकम पीटीआई को मिली, जिसमें यूएई के एक मिनिस्टर की रकम भी शामिल थी। वुडन क्रिकेट कंपनी का जिक्र भी आता है, जिसके जरिए फंड्स ट्रांसफर हुए। 2 अगस्त 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाया कि पीटीआई को प्रोहिबिटेड फंडिंग मिली है। पीटीआई को शोकेस नोटिस दिया गया और फंड्स को जब्त करने का इशू भी रेज किया गया। आखिर में ये समझना जरूरी है कि इमरान खान से रिलेटेड तमाम केसेस, चाहे वो तोशाखाना हो, अल कादिर ट्रस्ट हो या फंडिंग मैटर्स, अभी भी पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के डिफरेंट स्टेजेस में हैं। कई पर डिसीजंस आ चुके हैं, कई पर अपील चल रही है और कुछ मामलात में अभी भी कोर्ट अंडर प्रोसेस है। इसलिए अभी किसी एक फाइनल नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि असल फैसला वो होता है जो तमाम लीगल स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद कानूनी तौर पर सेटल हो। आखिर में ये बात क्लियर है कि तमाम केसेस सिर्फ सियासी नैरेटिव नहीं, बल्कि कानून, सबूत और जुडिशल प्रोसेस के जरिए डिसाइड होने वाले मामलात हैं। और हिस्ट्री हमेशा उन्हीं फैसलों को याद रखती है जो फाइनल और प्रूवन होते हैं, न कि सिर्फ इल्जामात हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने।